नमस्कार, मैं अमरेश कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं ज्योग्राफी के एक टॉपिक जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इससे जो भी प्रश्न बनता है वो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न रहता है, अर्थात कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न रहता है। और इससे बनने वाले प्रश्न आप रट कर कभी नहीं बना सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो प्रश्न बार बार सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते रहता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको हम लोग आज पढ़ते हैं और ध्यान से इसको देखेंगे। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में हम लगभग 10 ऐसे प्रश्न बताएंगे जिसको समझ लेने के बाद ये पूरे के पूरे इस वीडियो का सार समझिए, उस पर आधारित है। और आप इनसे बनने वाले जो भी प्रश्न हैं वो किसी भी एग्ज़ाम में आप गलती नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे वाष्पीकरण क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, आर्द्रता क्या है, संघनन क्या होता है, बादल का निर्माण कैसे होता है और वर्षा किसे कहते हैं, और वर्षा यदि होता है तो किस प्रकार की वर्षा होती है, पृथ्वी के किस क्षेत्र में किस प्रकार का बारिश होता है, अर्थात पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार की जैव विविधताएं क्षेत्र है वो सब के सब बारिश पर आधारित है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। चलिए, सबसे पहले है कि वायु राशि किसको कहेंगे, एयर मास किसे कहेंगे। वायु के जो विशाल समूह हैं उसे ही हम लोग वायु राशि कहते हैं। पृथ्वी पर जो वायु के विशाल समूह हैं उसे हम लोग वायु राशि कहते हैं। वायु राशि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गर्म वायु राशि, दूसरी होती है ठंडी वायु राशि, अर्थात गर्म वायु राशि और ठंडी वायु राशि। हम लोगों को पता है कि जो गर्म वायु है वो हल्की होती है और हल्की होने के बाद वो धीरे धीरे ऊपर चली जाती है, क्योंकि उसका स्वभाव कैसा है, हल्का है, और हल्का होने के कारण वह ऊपर चला जाता है। जबकि ठंडी वायु जो होती है वो नीचे रहती है, क्योंकि उसमें जलवाष्प की मात्रा रहता है, साथ ही धूलकण भी होते हैं, वो नीचे रहता है। और जब किसी स्थान पर गर्म वायु ऊपर और ठंडी वायु नीचे होती है तो उसके बीच में एक वायु की पतली परत होती है, उस परत को ही हम लोग वाताग्र कहते हैं, जिसे फ्रंट कहते हैं। अर्थात यह जो फ्रंट है, वाताग्र है, वह चक्रवात का सूचक होता है। किसी स्थान पर यदि फ्रंट बनता है, वाताग्र बनता है, तो इसका मतलब है कि चक्रवात आने की संभावना है। उसके बाद है आगे कि आर्द्रता या नमी या ह्यूमिडिटी किसको कहेंगे। वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है, वायुमंडल में जो नमी होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं, अर्थात ह्यूमिडिटी कहते हैं। पूछा जाता है कि आर्द्रता को किससे मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ध्यान रहे कि आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से नहीं है। हाइड्रो शब्द आता है जल के लिए। यदि पूछा जाए कि जल का घनत्व किससे मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर, अर्थात जल का घनत्व तो हाइड्रोमीटर, आर्द्रता तो हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को जो है वो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। आर्द्रता को हम लोग प्रतिशत में मापते हैं, और वायुमंडल की जो औसत आर्द्रता है वो 5% होती है। उसके बाद है कि निरपेक्ष आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं। देखिए, जब किसी इकाई आयतन में जो कुल नमी की मात्रा होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। उसके बाद आता है कि आर्द्रता सामर्थ्य किसको कहते हैं। देखिए, आर्द्रता अर्थात नमी और सामर्थ्य क्षमता। जब किसी वायु के पास जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी क्षमता है, वो अपनी क्षमता के बराबर जब नमी धारण कर लेता है तो उस वायु को क्या कहते हैं, आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। अर्थात आर्द्रता सामर्थ्य का अर्थ होता है जब किसी वायु का जितना क्षमता है उतना यदि वो नमी ग्रहण कर चुका है, अर्थात उससे और ज़्यादा नमी ग्रहण नहीं कर सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं, अर्थात उस वायु का आर्द्रता सामर्थ्य। तो पूछ लिया जाता है कि ये जो आर्द्रता सामर्थ्य होता है वो कितना होता है, तो आर्द्रता सामर्थ्य कितना होगा, 100% होगा। यदि कोई वायु यदि 100%
आर्द्रता ग्रहण कर लिया है तो उससे और ज़्यादा वो ग्रहण नहीं कर सकता है, तो वो उसका क्या हो गया, आर्द्रता सामर्थ्य हो गया। एक प्रश्न पूछा जाता है कि सापेक्षिक आर्द्रता किसे कहते हैं, अर्थात सापेक्षिक आर्द्रता क्या है। तो देखिए, निरपेक्ष आर्द्रता, अभी हम लोगों ने पढ़ा निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य। निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य, निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। यदि पूछा जाता है कि सापेक्षिक आर्द्रता किसे कहेंगे, तो निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। उसके बाद प्रश्न बनता है कि संतृप्त वायु, सैचुरेटेड एयर किसको कहेंगे। देखिए, संतृप्त का मतलब जितना पर वो संतुष्ट हो जाए, अर्थात यदि कोई वायु जितना आर्द्रता ग्रहण कर सकता था, जितनी उसकी क्षमता थी, यदि उतना आर्द्रता उसने ग्रहण कर लिया है तो उस वायु को क्या कहेंगे, संतृप्त वायु कहेंगे। एक प्रश्न पूछा जाता है कि संतृप्त वायु की सापेक्षिक आर्द्रता कितना होता है, तो 100%, क्योंकि 100% से ज़्यादा कोई नमी ग्रहण नहीं कर सकता है। इसलिए यदि पूछा जाए कि संतृप्त वायु का सापेक्षिक आर्द्रता तो 100% होता है। बनता है कि ओस या ड्यू किसे कहते हैं, तो जब जलवाष्प का संघनन, जब जलवाष्प का संघनन धरातल के समीप में हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओस कहते हैं, अर्थात ड्यू कहते हैं। और इसको और अच्छा से समझने के लिए हम लोग पहले समझ लेते हैं वाष्पीकरण क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, इन चीज़ों को, क्योंकि हम लोगों ने आर्द्रता को समझा। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ मैंने जो चित्र बनाया है वो यहाँ मान लिया जाए कि जलीय क्षेत्र है, मान लेते हैं कि ये समुद्र है, ये क्या है, समुद्र है, और समुद्र वाले क्षेत्र यहाँ है और इधर धरातल क्षेत्र है। ये समुद्र वाला क्षेत्र है और ये धरातल क्षेत्र है। समुद्र क्षेत्र से जब हवाएं गुजरती है तो पानी को टच करते हुए गुजरती है। पानी को टच यदि करते हुए गुजरती है, गर्म हवा है, तो वो उसे नमी को क्या करेगी, खींचेगी। अर्थात नमी को यदि खींची है तो उसमें वायु में आर्द्रता है, और आर्द्रता यदि है तो इस क्षेत्र में जब गर्मी पड़ेगी तो ये धीरे 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 हवाएं ऊपर की ओर क्या होगी, उठेगी। और चूंकि वह पानी को लेकर के गया है, वाष्प को अपने साथ लेकर के गया है, और ऊपर यदि उठी है तो ऊपर जाने के बाद वह क्या होगा, क्योंकि क्षोभ मंडल में जो जो ऊपर जाते हैं हम लोग तो तापमान क्या होता है, घटता है। अर्थात क्षोभ मंडल में जो जो ऊपर जाएंगे तो तापमान घटता जाता है, और ऊपर यदि ताप घटेगा तो ये जो हवाएं समुद्र को टच करके गई है, जो अपने साथ जलवाष्प को लेकर के गई है, वो जलवाष्प ऊपर जा कर के क्या होगा, ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद संघनित होगा, और संघनित होने के बाद वह वाष्प जो है वो बादल का रूप धारण कर लेगा। और बादल का रूप यदि धारण किया है तो उसके बाद वो फिर क्या होगा, बारिश के रूप में फिर से नीचे आएगी। अर्थात ये जो जलीय क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र से होकर जो हवाएं गुजरती हैं अपने साथ जो वाष्प को लेकर के वायुमंडल में चली जाती है, उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। अब यदि पूछा जाता है कि फिर वाष्पोत्सर्जन क्या है, तो समझिए, पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है तो पेड़ पौधे के प्रकाश संश्लेषण के दरमियान पौधे अपने जड़ के तरफ से, अपने जड़ से जल और खनिज लवण को खींचकर पत्ता तक ले जाता है। पौधे में जो उत्तक जाइलम पाए जाते हैं, ये हम लोग बायोलॉजी में देखेंगे इन चीज़ों को। जाइलम उत्तक पत्ते तक जल और खनिज लवण को लेकर गया है। खनिज लवण और जल पत्ता में पहुंच जाने के बाद पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप जब उसका भोजन बनता है, भोजन बनने के बाद जो उसके पास जल बच जाता है उसको वो क्या करता है कि पत्ते में जो छिद्र होती है जिसे एस्टोमाटा कहते हैं, वो एस्टोमाटा के माध्यम से ऑक्सीजन और जल की मात्रा को क्या करता है, वायुमंडल में छोड़ देता है। तो पौधों के द्वारा जो जल की मात्रा को वायुमंडल में विसर्जित किया गया, उसी क्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अर्थात वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन ये दोनों क्रियाएं वायुमंडल में
नमी की मात्रा को बढ़ाता है, और नमी की मात्रा यदि वायुमंडल में बढ़ेगी और यदि उस क्षेत्र में ताप होगा तो ताप होने के बाद वो ऊपर जाकर के क्या होगा, संघनित होगा, और संघनित होने के बाद बादल का निर्माण करेगा, और यदि बादल का निर्माण हुआ है तो फिर उस क्षेत्र में क्या होगी, बारिश होगी। यदि किसी क्षेत्र में ताप ज़्यादा है, ताप यदि ज़्यादा है तो स्वाभाविक है कि उस क्षेत्र में वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। वाष्पीकरण ज़्यादा यदि हुआ है और उस क्षेत्र में यदि पेड़ पौधे अधिक हैं तो निश्चित रूप से वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा हुआ ही होगा। यदि वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा तो वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ेगी, और वायुमंडल में यदि आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडल की आर्द्रता अर्थात जब ताप के कारण वायु गर्म होगा तो वो ऊपर उठेगा, और ऊपर उठने के बाद ज्यों ज्यों वायुमंडल में क्षोभमंडल में ऊपर जाएंगे तो ताप घटता जाता है, और ऊपर जा कर के वो वायु आर्द्रता वाला वायु क्या होगा, संघनित होगा, अर्थात संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अर्थात संघनन की क्रिया का मतलब हुआ जो वाष्प के रूप में पानी ऊपर गया है वो पानी वाष्प के रूप से अब किसका निर्माण कर लिया है, बादल का, अर्थात वो फिर से पानी का बूंद बन रहा है। तो संघनन की प्रक्रिया हुई, और संघनन की प्रक्रिया के बाद बादल अर्थात मेघ बना, और मेघ या बादल बना है तो निश्चित रूप से बूंद के रूप में फिर से नीचे आएगी, जिसे हम लोग वर्षण कहते हैं। मेघ के लिए नेफ शब्द का यूज होता है, ग्रीक भाषा में नेफ शब्द का यूज होता है बादल के लिए, अर्थात समान मेघाच्छादन, समान बादल वाले जो क्षेत्र होगा उसको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होगी उसे हम लोग आइसोनेफ लाइन कहते हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि नेफोमीटर से बादल की ऊंचाई मापी जाती है। पूछा जाता है कि बादल की ऊंचाई किससे मापी जाती है, तो नेफोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि बारिश जो होती है उस वर्षा को जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, तो रेन गेज से मापा जाता है। बारिश को किससे मापते हैं, रेन गेज से मापते हैं। ये वर्षा या बारिश किसे कहते हैं, तो अभी हम लोगों ने जाना कि जब जलवाष्प संघनित हो जाने के बाद, जब जलवाष्प वायुमंडल में संघनित हो जाएगा और संघनित होने के बाद फिर से वो द्रव के बूंद के रूप में बदल जाता है, तो उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। वर्षा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा किसको कहेंगे, इन चीज़ों को हम लोग जानेंगे इस चित्र के माध्यम से। देखिए, संवहनीय वर्षा जो है वो विषुवत-रेखीय क्षेत्र में होता है, और विषुवत-रेखीय क्षेत्र में, चूंकि विषुवत-रेखीय क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जिस क्षेत्र में गर्मी यदि ज़्यादा पड़ेगी तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होगी। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होगी तो बादल का निर्माण अधिक होगा और उस क्षेत्र में बारिश होगी। ये जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है, इस क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है, क्योंकि संवहनीय वर्षा जो है ताप के कारण होता है और इस क्षेत्र में ताप अधिक पड़ती है। ताप यदि अधिक हुई तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होगी। वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया यदि ज़्यादा हुई है तो बादल का निर्माण अधिक होगा, और अधिक बादल का निर्माण होगा तो बारिश भी ज़्यादा होगी। इसीलिए इस क्षेत्र में प्रत्येक दिन 2 बजे से 4 बजे के बीच में जो बारिश होती है, जिसे अपराह्नकालीन वर्षा कहते हैं, इस क्षेत्र में बारिश अधिक होने के कारण यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार, सदाबहार का मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसको कहते हैं, अर्थात हमेशा हरा भरा रहता है यह वन, इसलिए इसे सदाबहार वन कहते हैं। और इस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। साथ ही लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी वैसे स्थान पर पाए जाएंगे जहां अत्यधिक बारिश होती है, क्योंकि लेटेराइट मिट्टी का जो निर्माण होता है वो निच्छालन पद्धति से होता है। जब हम लोग भारतीय मानसून पढ़ेंगे तो उसमें इस बात को हम बताएंगे कि निच्छालन प्रोसेस क्या है, अर्थात निच्छालन पद्धति से मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। लेटेराइट मिट्टी अधिक वर्षा वाले स्थानों पर लेटेराइट मिट्टी ही पाई जाती है, अर्थात विषुवत-रेखीय प्रदेश में लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी और सदाबहार वन। चक्रवाती वर्षा किसको कहेंगे? देखिए, चक्रवाती वर्षा जो है वो चक्रवात के कारण होता है, अर्थात किसी क्षेत्र का यदि वायु दाब घट गया और आसपास में वायु का दाब ज़्यादा है, तो जिस जगह पर का वायु दाब यदि कम हो गया है, उस वैसे कम वायु दाब वाले क्षेत्रों को भरने के लिए आसपास के वायु तेज़ी में आता है और उस पर फेरल का नियम लागू होता है और उसके साथ ही चक्रवात उत्पन्न हो जाता है।
तो अर्थात चक्रवात के कारण होने वाले वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। हम इसमें विशेष जिक्र इसका नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग चक्रवात अलग से पढ़ेंगे, उसमें इस बात की चर्चा होगी। अर्थात पूछा जाए कि चक्रवाती वर्षा किसे कहते हैं, तो चक्रवात के कारण होने वाले वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। सबसे कम बारिश यदि देखा जाए तो चक्रवाती वर्षा से ही होता है। उसके बाद है कि पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं। पर्वतीय वर्षा अर्थात विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है। अर्थात पर्वतों के ढाल पर होने वाले बारिश को ही पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अर्थात विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश पर्वतीय वर्षा ही होती है। अब उसको हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ समुद्र है, समुद्र के क्षेत्र से जब हवाएं चलेंगी, समुद्र के क्षेत्र से जब हवाएं चलेंगी तो अपने साथ नमी को लेकर के चलेगी, और नमी को लेकर के आने वाले ये जो है हवा जब पर्वत से टकराएगी तो टकराने के बाद हवा तो चाह रही थी कि हम सीधे जाएं, परंतु रास्ते में उसको पर्वत आया, और पर्वत आने के कारण पर्वत इसको के रास्ते में अवरोध बना है। तो फिर ये पर्वत के सहारे धीरे 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 ऊपर चढ़ने लगती है, और ज्यों ही हवाएं ऊपर चढ़ने लगी तो ऊपर चढ़ने के बाद क्षोभ मंडल में ताप क्या है, घटता है। और ऊपर यदि चढ़ने के बाद ताप घटा है तो ये जो वायु समुद्र के क्षेत्र से गई है अपने साथ आर्द्रता लेकर के, वो धीरे 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 ऊपर जो बढ़ेगी तो इसका ताप क्या होगा, घटता जाएगा, और ऊपर जाकर के ये संघनित हो जाएगी, और संघनित होने के बाद बादल का रूप धारण कर लेगी, और बादल की रूप धारण करने के बाद फिर से बारिश प्रारंभ हो जाएगी। अर्थात पर्वत के ढाल पर होने वाले वर्षा को हम लोग पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और इस प्रकार के वर्षा जो होता है वो पर्वत के पवनाभिमुखी ढाल पर होता है। अर्थात जिस तरफ से हवाएं पर्वत के ढाल पर चढ़ी थी, इस ढाल को हम लोग पवनाभिमुखी ढाल कहते हैं, जबकि पर्वत के इस ओर के ढाल को पवनाभिमुखी ढाल कहते हैं, क्योंकि हवाएं जो अपने साथ नमी को लेकर गई थी वो बादल का निर्माण करवाने के बाद बारिश करके अपने नमी को क्या की है, खो चुकी है। तो उसके बाद जो इस साइड यदि हवाएं उतरेंगी तो वो हवा होगी गर्म और शुष्क। अर्थात अब इसमें नमी नहीं है। नमी नहीं होने के कारण इस क्षेत्र को हम लोग वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। वृष्टि मतलब बारिश का छाया वाला क्षेत्र है। अर्थात इस तरफ बारिश नहीं हुई। जिस तरफ पर्वत के जिस तरफ बारिश होती है उसे हम लोग पवनाभिमुखी ढाल कहते हैं, और जिस तरफ बारिश नहीं होती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र या पवनाभिमुखी ढाल कहते हैं। कृत्रिम वर्षा अर्थात आर्टिफिशियल रेन किसको कहेंगे, जब वायुमंडल में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसे ड्राई आइस कहते हैं, शुष्क बर्फ जो है उसे यदि AgI सिल्वर आयोडाइड के साथ वायुमंडल में छिड़क दिया जाता है तो वायुमंडल में जो भी नमी है, जो भी आर्द्रता है, वो जल का रूप धारण कर लेता है और बारिश होना प्रारंभ हो जाती है। अर्थात सीधा समझिए कि वायुमंडल में जो नमी है, आर्द्रता है, उसके संघनन दर को क्या करता है, बढ़ा देता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर आयोडाइड। उसके बाद जो बारिश होती है उसी को हम लोग कृत्रिम वर्षा कहते हैं। अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर आयोडाइड के छिड़काव से कृत्रिम वर्षा की जाती है। ये सबसे पहली बार 1946 ईस्वी में अमेरिका में इसका प्रयोग किया गया था। अब ये जो है हमने दक्षिण भारत का चित्र बनाया है। इसमें देखिए यहाँ से यहाँ जो ये आप रेड कलर के देख रहे हैं वो पश्चिमी घाट पर्वत है, ठीक है। और पश्चिमी घाट पर्वत से जब भारतीय मानसून टकराती है तो इस साइड बारिश तो करवाती है। अर्थात पश्चिमी ढाल वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में बारिश तो होती है, परंतु पश्चिमी घाट पर्वत के ये जो पूर्वी ढाल वाला क्षेत्र है इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है, क्योंकि यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। इसलिए प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब भारत में प्रवेश करता है तो वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में बारिश नहीं करवाती है। क्यों नहीं करवाती है? क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। किस प्रदेश में आता है? वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक बारिश जो है वो संवहनीय प्रकार की बारिश सर्वाधिक
किस क्षेत्र में होगी, तो विषुवत-रेखीय प्रदेश में होगी, क्योंकि विषुवत-रेखीय प्रदेश में ताप अधिक होगी। ताप अधिक होगा तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में वाष्पीकरण का दर ज़्यादा होगा, वाष्पोत्सर्जन का दर ज़्यादा होगा। वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा तो ऊपर जाकर के संघनन की क्रिया ज़्यादा होगी, संघनन की क्रिया ज़्यादा होगी तो बादल का निर्माण होगा, बादल की निर्माण होगी तो बारिश होगी। अर्थात संवहनीय प्रकार का सर्वाधिक बारिश विषुवत-रेखीय प्रदेश में देखे जाते हैं। यही कारण है कि विषुवत-रेखीय प्रदेश में सदाबहार वन पाए जाते हैं, अर्थात इस क्षेत्र में हमेशा हरे भरे जंगल पाए जाते हैं और अधिक बारिश होने के कारण ही इस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद है कि यदि पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस प्रकार की वर्षा होती है, तो पर्वतीय वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बातें समझ में यदि आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। वैसे छोटे बच्चे जो विद्यालय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन बच्चों को भी लॉकडाउन के कारण अभी पढ़ाई बाधित है, आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सब बातें कॉन्सेप्ट आधारित है और अंडर 10th की बातें हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक पर दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।